Hello students, welcome to Sachin Goel classes. Now you can call wisdom classes. So जो है कल जो हमने बात की थी उससे आगे जो है मैं आपको आज की वीडियो में बात शेयर करूंगा। कल मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जब आप कोई डेटा देखते हैं तो उससे आप जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उसके बारे में हमने समझा था। और लास्ट जो मैंने आपको बताया था उससे हमें ये पता लगा था कि जो SEP या SRP होती है वो किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा SRP होगी, यानी मेरी SRP ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर मेरी ज़्यादा, तो मैं आपको ऑक्सीडाइज कर दूंगा, आपका इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई। ठीक है, ऐसे ही उसी सीरीज में अपन जैसे और आगे क्वेश्चंस करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आप समझ ही सकते हो, कुछ भी आ सकता है। अपने तो एक पैटर्न समझ रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है, मान लो A, B, C और D। ठीक है, ये डेटा अलग अलग दिए हुए, जैसे ये दिया हुआ आपको, मान लो E0 A पॉजिटिव ओब्लिक A, ये आपको दिया हुआ है -0.25 वोल्ट्स। ठीक है, E0 B पॉजिटिव ओब्लिक B, ये दिया आपको 0.25 वोल्ट्स। ठीक है, E0 C पॉजिटिव ओब्लिक C, ये दिया हुआ -1.08 वोल्ट्स। और E0 D ओब्लिक D पॉजिटिव, ये आपको दिया हुआ है -1.25 वोल्ट्स। ये ठीक है, तो हिसाब तो ये बनता है कि अब आप जो है यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद अपना इसका आंसर निकालो और उसके बाद आप सोल्यूशन को देखो। ठीक है, तो जो है अब देखिए इसका आंसर समझिए। सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको जो है जो चीटिंग कर रखी है आपके साथ, वो आपको पकड़नी है। चीटिंग तो क्या है, अपने को विजिलेंट रहना ही है। वो ये है कि यहाँ पर जो डेटा दिया हो, ये जो है ये SRP है, प्लस से जीरो, मतलब प्लस से जीरो इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो ये SOP दिया हुआ, तो पहले तो इसको आप SOP को SRP में कन्वर्ट कर लो, इसको D ओब्लिक D पॉजिटिव ओब्लिक D, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 1.25 वोल्ट्स। अब आप आगे बढ़ो, इसको बात को समझो। तो अपने को ये चीज़ देखनी है, एक चीज़ तो आपको पता ही है, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर के वो इन्वर्स तो हो गई है ना, रिड्यूसिंग पावर की वो इन्वर्स होगा। मतलब किस चीज़ का ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर अगर ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन दे देने की नेचर क्या होती है, कम होती है उस चीज़ की। तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो आप ये समझो। और ये चीज़ आपको मैंने बता दी पहले कि SRP के या SEP जिसे आप बोलते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप एक बात को समझो, पोटेंशियल वर्ड आता है खुद के लिए। मैं कहता हूँ जैसे मुझ में बड़ा पोटेंशियल है, तो मुझ में बड़ा पोटेंशियल सामर्थ्य है, पावर लगती है सामने वाले के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद पर रिडक्शन की नेचर, और रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की पावर। मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर बहुत ज़्यादा रखता हूँ, तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ठीक है, मेरी इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर अगर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की नेचर मेरी कम हो जाएगी, तो मेरी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। तो इसमें जिसका SRP सबसे ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा SRP जो है इसके अंदर किसका बन रहा है, D का। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो आंसर में सबसे कम आएगा आपके पास D के बाद आपके पास आएगा इसके अंदर B के बाद आएगा आपके पास इसके अंदर जो है A, और A के बाद आपके पास आएगा इसके अंदर C, क्योंकि C का SRP सबसे कम है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इससे देखो नटशल हमारे पास क्या निकलता है, एक नटशल निकल के आता है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। वो ये है कि अगर आप SEP या जिसे SRP भी बोल देते हैं उसकी बात करते हैं, तो ये SOP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पावर, स्ट्रेंथ, नेचर, बिहेवियर एक ही बात है, बस पोटेंशियल जो होता है वो खुद के ऊपर होता है। बाकी पावर, स्ट्रेंथ, नेचर, बिहेवियर ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए आपके पास तो वो यहाँ पर मतलब इस टर्म के इस कॉन्टेक्स्ट में आपने लेना है। और ये जो है रिड्यूसिंग पावर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से, ऐसे।
ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि आगे चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि एक ना मैं आपको एक टिपिकल क्वेश्चन करके बताता हूँ, वो टिपिकल क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने लग जाएंगी। एक क्वेश्चन करते हैं अपने, देखिए क्वेश्चन कहता है an electrochemical cell is set up using nickel electrodes in 1 molar nickel sulfate and zinc electrodes in 1 molar जिंक सल्फेट। ठीक है, तो गिवन E नॉट Zn2 पॉजिटिव oblique Zn is equal to minus 0.76 volts and E नॉट Ni2 पॉजिटिव oblique Ni is equal to, निकल का मैं आपको डेटा में से भी देख के बताया था, जस्ट अ मोमेंट। हम इसको, क्योंकि ये डेटा याद रखना अपना काम नहीं है, तो ये चीज़ें तो आपको जो है वैसे ही जो है इसके अंदर आपको याद हो जानी चाहिए, मतलब बताई जाती हैं आपको। निकल का दे रखा है माइनस 0.25 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, तो ये आगे पूछता है आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपसे जो आंसर पूछे हैं वो ये क्वेश्चन देखने के बाद आप क्वेश्चन अपने पास नोट कर सकते हो, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई कैथोड, दूसरा आइडेंटिफाई एनोड, तीसरा विच इलेक्ट्रोड shall be given a positive sign, चौथा which electrode shall be given a negative sign, पांचवा right सेल रिएक्शन, छठा राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, सातवां कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, मैं अटक रहा हूँ आपके, है ना, तो यहाँ पर ठीक है, तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, थोड़ा सा आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देख लेना बीच बीच में। ई नॉट सेल निकालना ये, ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन। ये आपको जो है ये 7 चीज़ों का जवाब देने हैं। तो हम एक एक करके जो है आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। ठीक है, हम एक एक करके इन सवालों के जो है जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझिए यहाँ पर जो आपको डेटा दिया होता है ना, उस पर बड़ी पैनी नज़र रखनी होती है कि जो ई नॉट सेल दिया हुआ है, सबसे पहले ये देख लो कि SRP है कि SOP है।
ये ध्यान रखना है आपने, आपने बड़े गौर से देखना है इस पे कि SRP है कि SOP है, यानी इस चीज़ को ऑब्जर्व करो आप, ये चीज़ ऑब्जर्व करो आप, ये SRP है कि SOP है। ये +2 से 0 हो रहा है यानी कि रिडक्शन है, ये SRP है। ये भी +2 से 0 हो रहा है यानी रिडक्शन है, यानी कि ये भी SRP। चलो दोनों SRP दी हुई हैं आपको, ठीक है, पहली बात। अब आपको क्या करना है, ये आपको पता है जिसका SRP हाई होता है, किसका SRP हाई है इसके अंदर, ये देखो -0.25 और -0.76, कौन बड़ी वैल्यू है, -0.25 बड़ा है, जिसका SRP ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किन्हीं भी दो चीज़ों को लेकर बना सकते हो, जिसका SRP ज़्यादा होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखता है। तो सबसे पहला इसका जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं, जैसे आंसर जब आते हैं आपके, तो सबसे पहले कहता है आइडेंटिफाई कैथोड। तो आइडेंटिफाई कैथोड में इसका आंसर जो आएगा आपका, पहले का आंसर आएगा वो आएगा निकल। निकल का SRP ज़्यादा है, -0.25 है, -0.76 से बड़ी वैल्यू है ये। तो जो है मतलब आप ये कह लें कि इसका जो SRP है वो नेगेटिव जो है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसीलिए क्या है कि जो है ये कंपैरेटिवली इसका SRP क्या है, कम नेगेटिव, मतलब इसका SRP हाई है। आपको बताइए -0.76 जो है वो एक लोअर वैल्यू है, जबकि -0.25 जो है वो एक हायर वैल्यू है। तो ये जो है आपका निकल जो है इसमें कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जिंक के मुकाबले आप समझ लो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद दूसरा अपने आते हैं इसमें, तो ऑब्वियसली जो एनोड है, एनोड इसमें जो है दूसरा आंसर, जब एक निकल आपकी कैथोड है तो एनोड जो है वो आपकी क्या होगी, वो हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी जिंक की। तीसरा ये कहता है कि किसको आप, किस इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव साइन दोगे। पॉजिटिव साइन आपको पता है कैथोड को दिया जाता है इसके अंदर, तो उसका आंसर आएगा फिर से निकल। और चौथा वो कहता है किसको आप नेगेटिव साइन दोगे, तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा आपके पास, जिंक इलेक्ट्रोड को दोगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, राइट सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन की बात करते हैं, तो आप एक बात को समझें कि सेल रिएक्शन कैसे जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले आप बात को समझें कि आपकी कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी कि निकल जो है वो 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, निकल। और एनोड पर क्या होगा कि जो आपके जिंक जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा इस तरीके से। अब आप दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ गई Ni2 पॉजिटिव प्लस Zn गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Ni, ये ओवरऑल आपके पास सेल रिएक्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद आती है चीज़ क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी नंबर पाँचवीं चीज़ हमने बता दी। छठी जो है वो है सेल रिप्रेजेंटेशन, 6th बात जो है वो है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में डबल वर्टिकल लाइंस लगती हैं, आपको पता ही है ना। डबल वर्टिकल लाइंस ऐसे लगेंगी यहाँ पर जो है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक पर, जिंक सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 पॉजिटिव, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 मोलर। ये 1 मोलर फुल डबल वर्टिकल लाइन। इधर जो है वो होता है रिडक्शन, तो पहले आएगा निकल 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन कितनी, 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन और निकल सॉलिड, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं आप, 8वां जो अपने चलते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड E0 जो है आपके पास सेल, वो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो इसमें कैथोड कौन है आपके पास, अपन प्रिडिक्ट कर चुके हैं, निकल जो है वो कैथोड है आपके पास। तो कैथोड आपके पास निकल है, तो उस हिसाब से जब हम चलेंगे तो ये आएगा -0.25 माइनस -0.76। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास ये आ जाएगा प्लस में 0.49 वोल्ट्स। अगर आपके पास E0 सेल नेगेटिव आता है, इसके अंदर आपने कैथोड एनोड गलत प्रिडिक्ट कर ली, ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। एक आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और उसको इसी तरह का क्वेश्चन है, आप उसको मुझे सॉल्व करके बताइए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो उसको रिपीट करके पहले देखो, उसके बाद ही अगले को अटेम्प्ट करो, ताकि वो आप पूरा अटेम्प्ट कर सको। ये 8 बातें, यही 8 बातें पूछनी है उसके अंदर। मैं क्वेश्चन में सिर्फ ये डेटा, ये वाला डेटा जो है ये रिपीट कर दूंगा कुछ अलग एलिमेंट्स के साथ, मगर आप जो है आप मुझे जो है यहाँ पर जो बाकी 8 की 8 बातें वो रिपीट रहेंगी, सेम रहेंगी, तो वो आप मुझे करके बताइएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए नई शीट लेता हूँ मैं, एक सेकेंड।
तो मेरा क्वेश्चन है, an electrochemical cell is set up using iron electrodes in 1 molar FeCl3 aqueous and chromium electrodes in इसको थोड़ा सा हम करेक्शन करें अगर जस्ट in 1 molar FeSO4 and chromium electrode in 1 molar chromium sulfate. Given E0 Fe2 positive oblique Fe और E0 Cr3 पॉजिटिव ओब्लिक Cr, इसका एक मैं डेटा नोट कर लेता हूँ। जो आयरन के लिए तो वैल्यू है -0.44 -0.44 वोल्ट्स और इधर है -0.74 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देन आंसर D8 क्वेश्चंस। उन 8 क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए। यहाँ पर आप जो है मेरे इस वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको जो है आप सॉल्व करो और सॉल्व करके फिर आप अपना आंसर जो है वो टैली करना। ठीक है, तो मैं आपको जो है मैं फिर अब आपको आंसर्स बताता हूँ। ठीक है, पहले आपको खुद सॉल्व करना चाहिए यहाँ पर वीडियो पॉज करके। ओके, तो ठीक है, मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूँ। यहाँ पर जो है इसमें क्या चीज़ आती है आपके पास कि जो है जैसे जो है आंसर लिखते हैं अपने। सबसे पहली बात कि मान लो आइडेंटिफाई कैथोड, जिसका एसआरपी ज़्यादा, किसका एसआरपी ज़्यादा है, -0.74 बड़ा है कि -0.44, तो आप कहेंगे भी -0.44 जो है वो बड़ा है आपके पास, तो क्या होगा कि कैथोड, पहला आंसर क्या आएगा आपके पास कि कैथोड जो है वो आपके पास कौन सी आएगी, आयरन की। दूसरा एनोड, ऑब्वियसली एनोड आपके पास किसकी आएगी, क्रोमियम की। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो क्रोमियम इस हिसाब से जो है, मतलब आयरन क्रोमियम से लेस रिएक्टिव हो गया, यानी क्रोमियम इलेक्ट्रॉन डोनर है इस केस में। ठीक है, जबकि आयरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसका एसआरपी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर ज़्यादा है, तो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपसे पूछते हैं कि प्लस साइन किसको देंगे, तो ऑब्वियसली कैथोड पर प्लस होता है, तो प्लस साइन वाला जो है आपके पास कौन सा आएगा, आयरन। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम में, इसी प्रोसेस में अपने आगे बढ़ें तो आगे क्या चीज़ आती है आपके पास कि किसको नेगेटिव साइन देंगे, तो ऑब्वियसली एनोड पर नेगेटिव होता है, वो होगा आपके पास क्रोमियम। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने, नेक्स्ट में क्या आता है आपके पास कि जो है आपको वो कहता है राइट द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में कैथोड पर क्या होगा कि Fe2 पॉजिटिव होगा, जो एक्चुअली आयन्स हमेशा एक्वस होते हैं, सही मायने में आयन जब भी हो तो एक्वस लिखो आप। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, आयरन, ये सॉलिड बनेगा। फिजिकल स्टेट्स के साथ अगर आप लिखना चाहें, नहीं भी लिखें कोई बात नहीं होती, मगर नॉर्मली सही मायने में ऐसे लिखना चाहिए। पिछले में मैंने आपको नहीं लिखा था ऐसे आपके लिए। ठीक है, और कैथोड रिएक्शन जो है, सॉरी ये तो आपकी कैथोड रिएक्शन होगी। एनोड रिएक्शन जो है वो क्या होगी कि Cr सॉलिड जो है क्रोमियम, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 3 पॉजिटिव बनाएगा हमारे पास। ये हमें पता कैसे लगा, क्योंकि ये जो डेटा दिया हुआ है इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर एक तो क्रोमियम सल्फेट दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें क्रोमियम 3+ आयन्स हैं और यहाँ पर डेटा भी इसी प्रकार से है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या आया कि ये जो है इसमें Cr3 पॉजिटिव प्लस जो है इसमें आएगा आपके पास जो है
3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। आप इसको फिजिकल स्टेट को आप एक्वस लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है आपने इक्वेशन को जो है ना, इसमें दोनों चीज़ों को आपने इक्वेशन को ऐड करना है। इनमें दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर करने होते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर करने के लिए अभी यहाँ पर आप बराबर नहीं कर सकते, तो जो है उसमें बराबर करने का तरीका क्या है कि आपको एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशंस को कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो मतलब आप ये कहते हैं ना एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाए आपके पास। तो इसके लिए क्या है, जैसे आप समझे इस बात को कि अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को जो है जो अपने ये कहें कि मैं इसको 3 से और इसको मैं जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। तो मेरे पास आ गई ये 3Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3Fe सॉलिड, और नीचे हो जाएगा ये आपके पास 2Cr सॉलिड गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से अब आप इनको ऐड करोगे, जो चीज़ें सेम है उनको आप कैंसिल आउट, मतलब जो है जैसे आप ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स ये कैंसिल आउट करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर करना होता है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, ओवरऑल 3Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Cr सॉलिड गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3Fe सॉलिड, ठीक है ना। ये होगी आपकी सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के बाद अगली चीज़ क्या आती है आपके पास, फिर अगली चीज़ आती है, जैसे नेक्स्ट पर आते हैं अपने, तो आती है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले आप डबल वर्टिकल लाइन जैसे आप बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे एनोड के बारे में। तो एनोड जो है इसके अंदर कौन है, वो है क्रोमियम। तो क्रोमियम सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन, उससे बनता है क्रोमियम आयन लिया हुआ है एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन लिया अपन ने 1 मोलर। अगर कुछ और होता तो वो और लिख देते, वो स्पेसिफाइड होता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। उसके बाद आयरन की बात करेंगे, तो आयरन जो है Fe जो है वो 2 पॉजिटिव से, मतलब ये रिड्यूस होगा एक्वस, और फेरस सल्फ्यूरिक कंसंट्रेशन में आयरन आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन और Fe सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके पास ये जो है ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया। फाइनली अब आपके पास आता है जो लास्ट चीज़ आती है इसके अंदर, वो है E0 सेल। E0 सेल जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब इसमें जो है अगर आप बात करेंगे, कैथोड जो है वो है आपके पास आयरन, यानी Fe2 पॉजिटिव ओब्लिक Fe माइनस E0 जो है अपने Cr3 पॉजिटिव ओब्लिक Cr। अगर मेरा कैथोड एनोड का प्रेडिक्शन गलत होगा तो मेरा ये हो सकता है कि E0 सेल नेगेटिव आया और मैं गलत हो जाऊंगा। E0 सेल कभी नेगेटिव नहीं आता, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो अपने पास जो डेटा है उस हिसाब से अगर अपन चलें, तो जो डेटा दिया हुआ है ये अपने पास क्या आएगा, इसको देखें अगर अपने, तो देयरफॉर E0 सेल इज इक्वल टू, तो आयरन का है -0.44 वोल्ट्स माइनस 0.74 वोल्ट्स, तो ये हो गया आपके पास 0.30 वोल्ट्स। ये आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप जो है जो क्वेश्चंस करेंगे आप इस तरीके से उनको टैकल करा करेंगे, इस तरीके से आप उनको सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ अपना एक सेगमेंट, ठीक। यहाँ तक इसको आप जो है वीडियो जो होते थे रूटीन क्लास में तो हम बीच बीच में रुकते रहते हैं, तो वीडियो में तो आप कंटिन्यूस देखते हैं, इसीलिए जो है मतलब हाफ एन आवर की वीडियो जो है 1 आवर के लेक्चर के बराबर वैसे होती है। तो जो है आप इसको बात को समझिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक चीज़ की नई इंट्रोडक्शन दूंगा इसके अंदर। वो देखिए क्या है कि चलो एक बार एक क्वेश्चन ही और करते हैं इसके अंदर, फिर हम दूसरी चीज़ें हम कल देखेंगे। एक क्वेश्चन और करके बताना उसमें क्या चीज़ आती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि कैन वी स्टोर an aqueous solution of nickel sulfate in a vessel made of chromium. Explain. Given E0
Ni2 पॉजिटिव ब्रिक Ni, इसकी तो वैल्यू जो है वो है -0.25 वोल्ट, और E0 Cr3 पॉजिटिव ब्रिक Cr, इसकी वैल्यू है -0.74 वोल्ट। तो ये जो है ये न्यूमेरिकल जो है, अब आप इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप अपना वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद जो है इसको दिमाग लगाओ और फिर मेरा आंसर सुनो। ठीक है, तो दिमाग लगाने के बाद अपने जब देखते हैं इसमें, देखिए तो क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो क्या होता है कि आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से लिंक क्वेश्चन है। एक बार रफ में अगर अपन सोचें तो आपका वेसल किस चीज़ का बना हुआ है? क्रोमियम का। ठीक है, वेसल आपका बना हुआ है, वो बना हुआ है क्रोमियम का। ठीक, क्रोमियम का वेसल बना हुआ है। ठीक है, और अंदर जो निकल सल्फेट रखा हुआ है, अंदर जो है इसमें निकल सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है। तो अगर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी आप ये समझें कि जो है क्रोमियम का रिएक्शन अगर निकल सल्फेट से होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तब तो हम नहीं रख सकते, अगर नहीं होगा, नहीं डिस्प्लेस कर सकता क्रोमियम, तो हम फिर रख सकते हैं। तो देखो बात ये है, आपको मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है कि ये जो मेटल है अगर ये लो एसआरपी का हुआ तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर ये लोअर एसआरपी का हुआ तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि इस एलिमेंट का, इसमें जो निकल सल्फेट है, जैसे अब निकल सल्फेट में निकल आयंस है जैसे, तो निकल की एसआरपी ज़्यादा है -0.25, ये इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्रोमियम अपने इलेक्ट्रॉन निकल को दे देगा, जिससे क्या होगा कि क्रोमियम जो है वो क्रोमियम आयन बन जाएगा, सोल्यूशन में आएगा, जबकि निकल जो है वो सॉलिड बन जाएगा, सोल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा कि जो वेसल है ना, वो वेसल खत्म होना शुरू हो जाएगा, उस वेसल में आप ये कह सकते हैं खड्डे पड़ जाएंगे, जैसे जंग लगती है ना वैसे वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे केसेस में वेसल जो है वो हाई एसआरपी का होना चाहिए। वेसल हमेशा कैसा होना चाहिए? हाई एसआरपी का होना चाहिए। अगर हाई एसआरपी का होगा तो इसका मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, वो इलेक्ट्रॉन देने की बात नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपके पास? नो, वी कैन नॉट स्टोर दिस निकल सल्फेट इन ए क्रोमियम वेसल, बिकॉज क्रोमियम ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसका जो एसआरपी है कम है, यानी वो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा और सोल्यूशन में आ जाएगा, तो वेसल खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन चीज़ों को आप देखो, ध्यान से समझो, एनालिसिस करो, फिर आगे की चीज़ें जो है हम कल की क्लास में करते हैं। ओके, बाय बाय।